हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और क्लासेस रेगुलर इंटरवल पर आपको मिल रही हैं। आशा कर रही हूँ कि क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगी आपके एग्जाम्स के लिए। और 10th क्लास के लिए आज वाली जो हमारी क्लास है, क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 हमने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझने में आसानी रही होगी। मैंने चैप्टर 4 जो आपको पढ़ा है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो जरूर मेरे को बताइएगा कि चैप्टर 4 आपके लिए यूजफुल रहा है या नहीं रहा। और जैसा कि एक मेरे स्टूडेंट का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैम चैप्टर 6 जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसको और पढ़ाइए आप एक बार। तो चलिए आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमारा चैप्टर 6, बुक में शायद चैप्टर नंबर 6 ही है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ये जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन और ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके काम से। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ें कि हमारे अंदर पाई जाने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो किन किन चीजों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट उनकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब हम बीज को मिट्टी में बो देते हैं वो ग्रो करके ऊपर की तरफ आता है। अब प्लांट एज सच तो मूवमेंट कर नहीं सकते क्योंकि ये बाउंड है अर्थ से, जड़ों के द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन अब अगर इनमें मूवमेंट की बात करें तो जैसे जैसे प्लांट की लंबाई बढ़ती है, जमीन से ऊपर की तरफ आता है, लीव्स की ग्रोथ होती है, शाखाएं उसकी बढ़ती हैं और इस तरह धीरे धीरे वो फैलता जाता है और उसमें ग्रोथ होती जाती है और मूवमेंट भी हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ जो है उसके मूवमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन अब यही मूवमेंट अगर हम लिविंग बीइंग्स के अंदर देखें प्लांट्स के अलावा, तो हम ये पाते हैं कि हमारे अंदर जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम हमारे जीवन में मूवमेंट जो कर रहे हैं वो कई कामों के लिए कर सकते हैं, उठना, सोना, बैठना, खाना पीना, यानी कि मूवमेंट जो हमारे अंदर हो रहा है वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए हो रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है ये जुड़ा हुआ है हमारी दैनिक गतिविधियों से। हम आते हैं, जाते हैं, कई तरह के काम करते हैं, तो इस तरह ये मूवमेंट उनसे जुड़ा हुआ है। अब ये जो चैप्टर हमारा है मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ ये देखा कि इस मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बिना एनर्जी के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एनर्जी हमें मिल रही है हमारे फूड इनटेक से, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिल पाती है। अब ये जो चैप्टर है हमारा कि इन मूवमेंट्स को समझने के लिए, अलग अलग तरह के जो मूवमेंट्स हैं इनको समझने के लिए ब्रेन का डेवलपमेंट जरूरी है। अब देखिए कि इस चैप्टर में जब हम आगे चलें इस चैप्टर की तरफ और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये सारी जो गतिविधियां हैं जो कि जुड़ी हुई हैं हमारे क्रियाकलापों से, दैनिक क्रियाकलापों से, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर की किसी एक भाग के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो भाग जो हमारी सभी गतिविधियों को पूरा कर रहा है वो है हमारा ब्रेन। अब ये जो ब्रेन है ये जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से। हमारी पूरी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं, उनका नेटवर्क जो है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और उसी के आधार पर हम हमारी सारी गतिविधियों को पूरा करते हैं। और ये जो नेटवर्क है ये है हमारा नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आज की क्लास में हम इसी को समझ रहे हैं और ये जो इतनी भूमिका हमने पढ़ी वो इसी नर्वस सिस्टम तक आने के लिए पढ़ी। अब इस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज समझनी होगी वो समझना होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन दैट इज नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन या इसको हम कह सकते हैं नर्व सेल। अब इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है उनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो नर्व सेल होती है इनकी लंबाई मैक्सिमम 1.5 मीटर तक भी हो सकती है। यानी कि दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी सेल्स जो है ह्यूमन बॉडी में वो नर्व सेल ही होती है, काफी लंबी होती है। शरीर के हर हिस्से से लेकर ये नर्व जो हैं ये एक नेटवर्क बनाती हैं
और जुड़ी हुई होती है हमारे ब्रेन से। ठीक, जितनी भी सेंसेशंस या जितनी भी फीलिंग्स हम समझ पाते हैं, जैसे कुछ लग गई है, चोट लग गई है, कहीं पर खून आ रहा है, पिन चुभ गई है, ये सारी क्रियाएं जो है ये नर्व्स की मदद से हमारे ब्रेन को पता चलती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं कि चोट लग गई है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। चलिए, अब सबसे पहला काम जो इस चैप्टर में हमें करना है वो है इस नर्व सेल के स्ट्रक्चर को समझना। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो आपको बनाना आना चाहिए। देखिए, ये नर्व सेल है हमारे। डायग्राम में हो कि आपको बनाना आना चाहिए, बहुत सुंदर सा भी नहीं तो कम से कम ऐसा तो हो कि टीचर देखकर ये समझ सके कि आपने किस चीज का स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, ये है हमारे नर्व सेल, ये हमारी नर्व सेल। अब इसके डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको कहा जाता है सेल बॉडी। ठीक है, ये जो है सेल बॉडी है, इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, हमको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है इनके अंदर भी ये न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनडियर। ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट ये जो गैप्स हैं, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, डेंड्राइट्स हो गए। हाँ, ठीक है, और ये जो है इनके गैप या जंक्शंस जिनको कह सकते हैं, जिनकी मदद से ये लास्ट वाला पार्ट जिसकी मदद से दूसरी नर्व सेल से जुड़े हुए रहते हैं। अब दूसरी बात ये कि नर्व सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे हाथ में किसी ने पिन चुभोई और मुझे अचानक से पता चलता है कि मुझे किसी ने पिन चुभोई है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता होती है। तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये शरीर के हर भाग में पाई जाती है और पहुंचती हैं कहां तक? ब्रेन तक। अब ये जो नर्व सेल है आपस में, जैसे ये नर्व सेल है तो इसके जस्ट बाद एक और नर्व सेल इस तरह यहाँ होगी, ये डेंड्राइट्स निकले हुए रहेंगे। ये जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है, गैप या जंक्शन जैसे कहा जाएगा, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसके और अगली नर्व सेल के बीच में, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना, और ये अगली नर्व सेल आ जाती है। तो यहां पर ये डायरेक्ट एक दूसरे से ऐसे जैसे कोई वायर कनेक्टेड है ऐसे कनेक्टेड नहीं होती हैं, इनके बीच में कुछ गैप पाया जाता है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्टिक। ये जो जगह है इसको तो कहा जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और वो रिलेशन जिसकी मदद से एक नर्व सेल की एंडिंग दूसरी नर्व सेल के टिप से जुड़ी हुई है, इनके बीच का जो रिलेशन है उसे कहा जाता है सिनेप्स। ठीक है, अंडरस्टूड है कि एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से जिस रास्ते के थ्रू जुड़ी हुई है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो दरार है, अब होता क्या है कि यहां पर होते हैं केमिकल रिसेप्टर्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी कि जैसे मुझे हाथ में पिन चुभी है तो यहां से सूचना जा रही है ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मेरे तक सूचना आ रही है कि मुझे हाथ को यहां हटा लेना है। तो ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है नर्व सेल्स की वजह से हो रहा है। ठीक, अब ये जो सूचना है ये एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल तक जब जाएगी तो इन दोनों के बीच में ऐसा जुड़े हुए नहीं है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जहां पर केमिकल एक्सचेंज होता है जिसके थ्रू सूचना एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जाती है। तो ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, इस जगह को सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक विदर, हिंदी में अगर इसको कहें हम तो इसे कहा जाता है सिनेप्टिक विदर। ठीक है, और वो संबंध जिसके माध्यम से, यानी कि वो रिलेशन जिसकी वजह से ये दोनों सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, उस रिलेशन को कहा जाता है सिनेप्स।
अब यहाँ से देखिए आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो इसका डायग्राम जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, सिनेप्स क्या है। चौथी बात, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स जो कि नर्व सेल के अंदर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। क्लियर। इसके बाद 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती हैं मोटर नर्व्स, 2 तरह की नर्व्स होती है, मोटर और सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब देखिए मोटर नर्व्स जो होती हैं वो लेकर जाती हैं सूचनाओं को, और सेंसरी नर्व्स जो हैं इनका भी यही काम होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मोटर सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, चलिए इनको साथ के साथ नोट कर लेते हैं। सेंसरी नर्व्स, इसको मैं रब कर देती हूँ। सेंसरी नर्व्स, ठीक है, ये क्या करती हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं ये ब्रेन तक यानी कि बॉडी पार्ट से सूचना को लेकर कहा जाती हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क तक। और होती है मोटर नर्व्स, ये सूचना को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक लेकर आती है। यानी कि मुझे पिन चुभी, वो सूचना गई मेरे ब्रेन तक, कौन सी नर्व्स लेके गई, सेंसरी नर्व्स। ब्रेन ने मुझे ये आदेशित किया कि मुझे जल्दी से जल्दी वहां से अपना हाथ हटा लेना चाहिए, वो सूचना कौन लेकर आई, मोटर नर्व्स। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है और हमें आना ही चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए तो इसको रब कर देते हैं और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में, जो कि हमें मालूम होना चाहिए। और अभी कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी सा चैप्टर है और समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, अब हमारा ब्रेन जो है हर काम को सोच समझ के करता है। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम उसको सोचने के लिए देते हैं, है ना, और हर काम के लिए सोचना हमारे लिए जरूरी होता है। अब ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अचानक से कर लेते हैं। जैसे कि हम बैठे हैं और अचानक से कोई, मान लीजिए अंधेरा और अचानक से कोई टॉर्च की रोशनी हमारे ऊपर फेंकता है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। किसी की उंगली या हाथ हमारे आंख की तरफ आता है तो हम अपनी आंख को अचानक से बंद कर लेते हैं। किसी गर्म चीज को हम छूते हैं तो एकदम से जैसे ही गर्म फील होता है हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। यानी कि ये जो गतिविधियां होती है ना, ये 1 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती हैं। अब हुआ ये, बात ये है कि अगर इस क्रिया के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार रहे, तो ब्रेन क्योंकि काम को सोचकर कर रहा है तो क्या होगा कि हमें मान लीजिए कि गर्म भगोनी है, उसको हम छू रहे हैं और सोचने के लिए ब्रेन टाइम ले रहा है, तो जितनी देर में ब्रेन हमें ये कहेगा कि अपने हाथ को भाई हटा लो तुम, तब तक तो हमारे हाथ को चोट लग सकती है, जल सकता है हमारा हाथ, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो क्रियाएं हैं जिनको कि हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये हमारे ब्रेन के बाहर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनका सेंटर पाया जाता है, और जिसकी वजह से ये जो क्रियाएं हैं ये 1 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं होती। ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी गर्दन के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, उसके अंदर इसका सेंटर होता है, और बिना सोचे ही ये काम फटाफट कंप्लीट हो जाता है। ये तो बात हुई इसके लोकेशन की। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, इसको पढ़े हम। तो इसको पढ़ने के लिए पहले बात तो हम ये समझें कि रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया जैसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड हमें हिंदी में भी मालूम होना चाहिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कहा जाएगा। अब ये है क्या, तो मैं आपको इजी सा एक एग्जांपल समझाती हूँ कि देखिए कि कोई गर्म भगोनी है, यहाँ पर रखी हुई कोई बर्तन है ये, और ये गर्म है, इसके अंदर कुछ भी चीज है, और हम अपना हाथ इस पर टच करते हैं। जैसे ही हम अपना हाथ टच करेंगे वैसे ही क्या होगा, मैंने अभी आपको 2 तरह की नर्व्स बताई। एक तो वो जो
ब्रेन तक सूचना को लेके जाएंगी, और दूसरी वो जो सूचना को ब्रेन से वापस इफेक्टेड ऑर्गन तक लेकर आएंगी। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने हाथ हटाया, आप अपने हाथ को हटा लेंगे लगाते ही, लेकिन होगा क्या कि सूचनाएं यहां से जाएंगी कहां तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और लेकर कौन जाएगा, सेंसरी नर्व्स। क्लियर है? ठीक, ये इस सूचना को यहां तक, कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड हमें आदेशित करेगा कि हमें वहां से अपना हाथ हटा लेना है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारा हाथ है, यहां से ये सूचना जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से सूचना वापस कहां गई, हमारे हाथ तक, कि हमें हाथ को हटा लेना है। अब यहां पर जो सूचना लेकर आने वाली नर्व्स है वो कौन सी है, मोटर नर्व्स। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स जो है ना, ये क्या काम कर रही है, साथ ही साथ हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स जो हैं ये भी काम आ रही है ना। भाई किसी भी चीज को हम पकड़ते हैं तो मस्कुलर फोर्स की तो जरूरत होती है, तो हमारी जो मस्कुलर फोर्स है यानी कि मसल्स जो हैं वो भी इसमें काम आ रही हैं। अब मसल्स जब किसी चीज को पकड़ती हैं तो मसल्स के अंदर अलग अलग तरह की पाई जाती है प्रोटीन्स, और मसल जब किसी चीज को पकड़ती हैं या छोड़ती हैं तो इनके शेप और साइज में अंतर आता है। साथ ही साथ इनके अंदर मसल्स होती हैं, खैर हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। उनके परस्पर स्ट्रक्चरल चेंज से ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं वो मसल्स के मूवमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब ये मसल्स काम में आ रही हैं, साथ ही साथ सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स यहाँ पर काम आ रही हैं। ठीक है, अब आगे चले अगर हम, तो हमने ये देखा कि जब भी हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है, किसी नुकीली चीज को छू जाता है, या फिर अचानक से कोई नुकीली वस्तु हमारी आंख की तरफ आती है, या फिर अचानक से हम सो रहे हैं और लाइट ऑन कर दी जाती है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और ये सारे काम जो हैं इनको हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सोचे ही ये काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, है ना। तो ये जो सारे काम हो जाते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यानी कि ब्रेन से बाहर, इसके लिए ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और ब्रेन की बारी, क्योंकि ब्रेन में हमें मालूम है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन होते हैं। ठीक, तो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं ये सूचनाओं को लेके जाती हैं, और विद इन अ सेकेंड से भी कम समय में हमें ये निर्देश मिल जाता है कि किस तरह से हम अपनी मसल्स की मदद से उस क्रिया को कंप्लीट करना है। तो ये तो जो क्रिया है ये तो कहलाएगी रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जिसे कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। अब ये क्या है देखिए, तो इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। अब इसको तो आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, इसी वे में डायग्राम बनाते हैं और बस लिखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि भाई इस तरह से। पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल दे दें कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और फिर एग्जांपल से लिख दें कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो सूचना जो है वो हमारे न्यूरॉन्स की मदद से, ठीक है, सेंसरी नर्व्स होती हैं उनकी मदद से कहाँ जाती है, ब्रेन के लास्ट पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से मोटर नर्व्स दोबारा सूचना को लेकर आती हैं और क्या होता है, हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड इन लेस देन अ सेकेंड एंड दीज ऑल एक्टिविटीज कंबाइंड टू मेक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, अब रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो यहां से लेके, हाथ लगाने से लेके वापस जब हमने हाथ हटाया वहां तक आने में जितना या जो जो चीज काम में वो क्या कहलाएंगी, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा हाथ है, ठीक, ये सेंसरी नर्व्स जो हैं, ठीक, ये सूचना को लेकर जाएंगी कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर नर्व्स जो हैं ये सूचना को कहां तक लेकर आएंगी, हमारे हाथ तक। ये देखिए, और ये जो पूरा रास्ता है कि हमने चीज को छुआ, नर्व्स सूचना को लेकर गई, वापस लेकर आई और हमने अपने हाथ को हटा लिया, तो ये जो पूरा रास्ता है ना, जो हमने बता दिया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स
सो ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा यही था, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब हमारे पास जो टॉपिक बचे उनमें एक तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, एक तो हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है ब्रेन और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, एक हमें पढ़ना है हार्मोन्स इन प्लांट्स, ग्रोथ हार्मोन्स और इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में। तो वो जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स की दृष्टि से भी, और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आपको अच्छी तरह याद करना है। ये आपको अच्छी लगी हो क्लास तो भी मुझे बताइएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बताइएगा, आपकी सजेशंस का वेट रहेगा। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।